डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात, मां पूर्णागिरि धाम तक होगी रोशनी, जगमगाएगा पूरा यात्रा मार्ग। देहरादून में सीएम धामी ने खेला क्रिकेट, युवाओं को नशा मुक्ति की दिलाई शपथ, 9 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। चंपावत कथित गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, निर्दोषों को झूठे केस में फंसाने की साजिश का पर्दाफाश। चंपावत में गोलजू महोत्सव 2026 का आगाज, उमड़ा जन सैलाब, व्यापारियों के चेहरे पर खिली मुस्कान, स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां पूर्णागिरि धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने टनकपुर के ककराली गेट से मां पूर्णागिरि धाम तक पथ प्रकाश व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ की प्रथम किस्त जारी कर दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पूरा होने के बाद पूरा यात्रा मार्ग आधुनिक स्ट्रीट लाइटों से जगमगा उठेगा, जिससे श्रद्धालुओं को रात्रिकालीन यात्रा में बड़ी राहत और सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत संचालित इस योजना में ककराली गेट से भैरव मंदिर होते हुए मुख्य मंदिर तक व्यापक विद्युत और पथ प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी। परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरे यात्रा मार्ग पर कुल 1500 अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस परियोजना से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मां पूर्णागिरि धाम का यात्रा मार्ग अब आधुनिक रोशनी से जगमगाने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्टेडियम पहुंचकर उच्चकृत क्रिकेट मैदान का लोकार्पण कर क्रिकेट मैदान को जनपद वासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्रिकेट पिच पर स्वयं बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर खेलकर पिच का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री का खिलाड़ियों के साथ खेल मैदान में उत्साहपूर्ण और आत्मीय अंदाज देखने को मिला। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल, हॉकी एवं अन्य खेल गतिविधियों में भी सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई तथा उन्हें नशे से दूर रहकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ राज्य में चल रहे अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए खेल नीति के माध्यम से राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ सहित राज्य के विभिन्न जनपदों में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से सकारात्मक दिशा प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि क्रिकेट मैदान में चारों ओर फ्लड लाइट की व्यवस्था की जाएगी। और बड़ा सुंदर आपका एक दृश्य, हालांकि मैदान में कुछ जगह पर पानी भी भरा हुआ है, मैदान का काफी कायाकल्प किया गया है। आप देख रहे होंगे पहले ये मैदान जहाँ उबड़ खाबड़ हुआ करता था, समतल नहीं था, उसे समतल बनाया गया है, एक समान बनाया गया है। निश्चित रूप से ये हमारे खिलाड़ियों के लिए आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। उनकी खेल प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ा एक
ये स्थान बनने वाला है। इसके साथ साथ ये जो हरी घास लगाई गई है, बहुत इसमें मिट्टी लाई गई है, अलग अलग स्थानों से इसमें तमाम प्रकार की सामग्री लाकर इस मैदान को पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है और इसके पीछे हेतु है। अगली खबर चंपावत से है, जहां नाबालिग को बंधक बनाकर वीडियो वायरल करने और निर्दोषों को झूठे केस में फंसाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना चंपावत क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां वादीराम सिंह रावत की तहरीर पर कमल सिंह रावत, अर्जिता राय और आनंद सिंह मेहरा के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में पॉक्सो एक्ट की धारा 16, 17 भी जोड़ी गई। पुलिस ने सल्ली धौन निवासी कमल सिंह रावत और कनल गांव निवासी अर्जिता राय को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी आनंद सिंह मेहरा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी कमल सिंह रावत का आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर मारपीट, धमकी और आईटी एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। एसपी रेखा यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून का दुरुपयोग कर समाज में भ्रम फैलाने और झूठे केस में निर्दोषों को फंसाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामलों में चंपावत पुलिस की सख्ती साफ नजर आ रही है। चंपावत में जो कल मामला चल रहा था, उस मामले के प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया हुआ है। नाबालिग को बंधक बनाकर वीडियो वायरल करने व साजिश रचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना चंपावत क्षेत्र में नाबालिग बालिकाओं को बंधक बनाकर उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वादी श्री राम सिंह रावत की तहरीर के आधार पर कमल सिंह रावत, अर्जिता राय एवं आनंद सिंह मेहरा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान धारा 16 एवं 17 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि भी की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों कमल रावत एवं अर्जिता राय को गिरफ्तार भी कर लिया है एवं गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भी भेज दिया गया है। तीसरे आरोपी के विरुद्ध विविध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव ने कहा कि कानून का दुरुपयोग करने और समाज में भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन के साथ एपीएन न्यूज कमल भंडारी, चंपावत। चंपावत के बहुचर्चित कथित गैंगरेप षड्यंत्र मामले में नया मोड़ आ गया है। अब नाबालिग लड़की के भाई ने खुद सामने आकर चौंकाने वाला दावा किया है। भाई का कहना है कि एसपी को भेजी गई शिकायत उसने खुद नहीं लिखी थी, बल्कि कमल रावत के कहने पर लिखी गई थी। युवक ने बताया कि उस वक्त वो बेहद डरा हुआ था। कई दिनों से उसकी बहन और चाचा से बात नहीं हो पा रही थी। उसने बताया कि लड़की पुलिस कस्टडी में है और परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी मानसिक दबाव में वो कमल रावत की बातों में आ गया और शिकायत भेज दी। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि शिकायत का पूरा ड्राफ्ट व्हाट्सएप पर पहले से तैयार करके भेजा गया था। युवक के मुताबिक उसे कहा गया कि वो बस यही भाषा हाथ से लिखकर एसपी को भेज दे। दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट्स भी अब सामने आने की बात कही जा रही है, जिससे साजिश की आशंका और गहरी हो गई है। गौरतलब है कि इसी शिकायत में पुलिस पर आरोप लगाया गया था कि परिवार पर 50 लाख रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब लड़की के भाई ने उस शिकायत से पल्ला झाड़ लिया है। उसने कहा कि ये सब डर और भ्रम में किया गया। युवक ने आगे बताया कि पहले उससे वीडियो बनवाकर भेजने को कहा गया, फिर लिखित शिकायत देने का दबाव बनाया गया। कमल रावत ने ही एसपी का नंबर दिया और पूरा फॉर्मेट व्हाट्सएप पर भेजा था। वहीं दूसरी ओर नाबालिग के बयान की भी चर्चा है, जिसमें उसने कथित तौर पर कहा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। कुछ लोगों के कहने पर भाजपा नेता और एक अग्निवीर को फंसाने की योजना बनाई गई थी। इस नए खुलासे के बाद चंपावत का ये मामला अब सिर्फ आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहा, ये बड़े सियासी और सामाजिक षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर कड़ी की गहन जांच की जा रही है। काफ़ी टेंशन में था और मैंने लगातार कॉल किया, काफ़ी बार कॉल नहीं मिला, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कल सुबह ही कॉल चाचा का लगा था, बट वो चाचा ने नहीं उठाया, वो उठाया था कमल रावत ने। तो कमल रावत ने मेरे को बताया कि भाई तेरे चाचा जो है ना वो पुलिस स्टेशन में है, ना ही रूम पे है,
और उनका पता नहीं है। और संजना जो है पुलिस की कस्टडी में है, तो मैं काफ़ी घबरा गया था। और नंबर देता हूँ, एक बार उनसे बात कर ले। तो उसने मेरे को नंबर दिया, तो मैंने 2-3 बार उनको कॉल। फिर कमल राउत ने मेरे को कहा कि तू एक काम कर, वीडियो क्लिप बना के भेज दे। तो मैंने वो भेजी नहीं। फिर कमल राउत का दोबारा कॉल आया, तो उसने कहा एक काम कर, तू लिख के भेज दे फाइल और मेरे को भेज दे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बात हो जाएगी मैं भेज देता हूँ। उसने मेरे को एक लिख के भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने उसके हिसाब से लिख के भेज दिया था एसपी साहब को। चंपावत कथित नाबालिग दुष्कर्म मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। पूरा घटनाक्रम उसके एक दोस्त के कहने पर रचा गया षड्यंत्र था। लड़की ने साफ कहा कि वो ये बयान किसी दबाव, डर या लालच में नहीं दे रही है, बल्कि पूरे होशो हवास में सच बता रही है। उसने माना कि पहले लगाए गए आरोप सही नहीं थे। इस खुलासे के बाद पूरे जिले में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जिस मामले को लेकर भारी आक्रोश और सियासी बयानबाजी हो रही थी, अब उसी केस ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की हर पहलू से गहन जांच की गई। मेडिकल रिपोर्ट, पूछताछ और अन्य सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने आई। जांच में पुष्टि हुई कि नाबालिग के साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और जल्दबाजी में दिए गए बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संवेदनशील मामले में तथ्य सामने आने से पहले अफवाहों पर यकीन न करें और संयम बरतें। सुबह 3 लोगों के दुष्कर्म के आरोप में यहाँ लाई थी और मैं ये सच कहना चाहती कि उन तीनों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। विनोद रावत मेरा दोस्त था। विनोद रावत और नवीन रावत को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसमें और मैं विनोद रावत मेरा दोस्त था, जिसे शादी में बुलाया गया था और शादी में मैं गई थी, मेरी दोस्त की शादी में थी और वो वहाँ आया था और मैं भी गई थी, लेकिन वो आया और जल्दी चला गया था। और हम तीनों का दूसरा प्लान ये था, मैं और कमल रावत और अर्जिता राय। इसी केस की कड़ी में नया मोड़ आने के बाद कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद मेहरा ने पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के नाते उनका पहला फर्ज था कि वे पीड़ित पक्ष से मिले और पुलिस प्रशासन से एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग करें। मेहरा ने बताया कि जब उन्होंने नाबालिग बेटी की हालत देखी तो मन व्यथित हो गया। इसी वजह से उन्होंने पुलिस पर लगातार कार्रवाई का दबाव बनाया। उनका कहना था कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय हो, उस पर आवाज उठाना समाज और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। हालांकि अब जांच में अगर ये मामला षड्यंत्र के तहत रचा गया साबित होता है तो ये बेहद गंभीर और चिंताजनक है। मेहरा ने कहा कि आपसी रंजिश या निजी विवादों में बहन बेटियों का इस्तेमाल देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है और समाज के लिए खतरनाक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगे उनके परिवारों ने भी मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेली है। अगर जांच में साजिश सामने आई है तो पूरे षड्यंत्र में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद मेहरा ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि मामले का खुलासा अहम कदम है, लेकिन न्याय तभी पूरा होगा जब पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से पारदर्शी और गहरी जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जाएगी। नमस्कार साथियों, चंपावत में 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मैं 3 दिन से चंपावत जिले में ही था, क्योंकि मैं चंपावत से 2027 की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी विधानसभा में लगातार भ्रमण भी कर रहा हूँ, लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूँ। 6 तारीख की सुबह 5:30 बजे मुझे फ़ोन आया कमल रावत का। कमल रावत जो कि पूर्व में भाजपा से जुड़ा हुआ भाजपा की मानसिकता का व्यक्ति है, उसका मुझे फ़ोन आया। अन्य लोगों को भी उसने फ़ोन किया, हमारे जिला अध्यक्ष चिराग फत्याल जी को भी फ़ोन किया, बहन निर्मला गैतोड़ी जी को भी फ़ोन किया। मैं लोहाघाट में ही था, मैं इसलिए चंपावत थोड़ा जल्दी पहुंच गया। मैं लोहाघाट से करीबन 5:45 पर खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ेंगे। जनपद चंपावत के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज को नई दिशा देने वाली एक अनोखी और सराहनीय पहल सामने आई है। ग्राम सभा स्तर पर शुरू हुई इस नई परंपरा को लोग शगुन की नई पहल के नाम से पहचान दे रहे हैं, जिसकी चर्चा अब छटकोट से लेकर पचनई तक हो रही है। दरअसल गांव के वरिष्ठ लोगों और ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि विवाह समारोह में कन्या पक्ष को मिलने वाले कन्यादान एवं नगद उपहार की धनराशि में से लगभग 80% राशि सीधे कन्या पक्ष को ही प्रदान की जाएगी।
ग्रामीणों का मानना है कि इस पहल से बेटी के परिवार को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी और विवाह के समय आने वाले खर्चों में सहयोग मिल सकेगा। गांव के बुजुर्गों और सामाजिक लोगों ने कहा कि ये पहल केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में सहयोग, संवेदनशीलता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेगी। इस नई व्यवस्था को क्षेत्र के लोग एक मील का पत्थर मान रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ये पहल अन्य गांवों में भी अपनाई जाए तो जरूरतमंद परिवारों को बड़ी सहायता मिल सकती है। इस सकारात्मक सोच और सामाजिक एकजुटता की क्षेत्र भर में खूब प्रशंसा हो रही है। लोगों का कहना है कि बदलते समय में इस प्रकार की पहल समाज को नई ऊर्जा और नई क्रांति की ओर ले जाने का कार्य करेगी। चंपावत की अनोखी पहल अब सामाजिक बदलाव की नई मिसाल बनती दिखाई दे रही है, जहां शगुन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता का प्रतीक बन रहा है। अगली खबर टिहरी जनपद से, जहां पर सीमांत गांव गेवाली में देर शाम आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचा दी। तेज बारिश और गर्जना के बीच गिरी आसमानी बिजली की चपेट में आने से 50 से अधिक भेड़ बकरियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य पशु अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे गांव के ऊपरी क्षेत्र में पशु चर रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली की चपेट में आने से बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां मौके पर ही मर गईं। पशुपालकों को इस घटना से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार कई पशु जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। इस हादसे में 2 महिलाएं भी झुलस गईं। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलेश्वर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर श्रीनगर रेफर किया गया। घायलों में एक 7 माह की गर्भवती महिला भी शामिल है। रात की बात ये रही कि दोनों महिलाओं की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। घनसाली के एसडीएम मंजू राजपूत ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया है, जो पशु हानि और अन्य नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कर रही है। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। देखिए, कल गेवाली गांव में 5 बजे करीब जो आकाशीय बिजली से 2 महिलाएं हैं जो झुलसी हैं, तो जिनको प्राथमिक उपचार के लिए जो है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है वहाँ लाया गया था, उनका उपचार किया गया है। उसके बाद डॉक्टर से मेरे द्वारा भी संपर्क किया गया था, तो उनके द्वारा बताया गया है अभी उनकी स्थिति वैसे सामान्य है, लेकिन क्योंकि उनमें से एक महिला जो है कि वो प्रेग्नेंट है, तो एहतियातन के तौर पे जो है उसको हायर सेंटर श्रीनगर भेजा गया है। और जो दूसरी महिला थी वो उसी की सिस्टर है जो गर्भवती महिला है, तो उसको भी उसके साथ में भेज दिया गया है ताकि हायर सेंटर में जो है अच्छा से उपचार उनका हो सके। वैसे सामान्य बताया गया है उनका। दूसरा वहाँ पे जो है कि कुछ बकरियों का भी जो है आकाशीय बिजली से जो है कि मरने की सूचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास में नहीं आए हैं। इसके लिए टीम आज चली गई है मौके पे, जैसे ही रिपोर्ट आती है तो बता दीजिए। अगली खबर का रुख करेंगे। विकासनगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग मामलों में 17.62 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक ऑल्टो कार और स्कूटी भी बरामद की है। पहली कार्रवाई देहरादून पोंटा साहिब हाईवे पर हुई, जहां ऑल्टो सवार दिलशाद उर्फ शानू को 7.49 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। आरोपी मिर्जापुर यूपी से स्मैक लाता था। दूसरी कार्रवाई डाक पत्थर झूला पुल के पास हुई, जहां आसिफ को 10.13 ग्राम स्मैक और स्कूटी समेत गिरफ्तार किया गया। वो स्थानीय स्तर पर स्मैक खरीदकर बेचता और खुद भी इस्तेमाल करता था। दोनों आरोपी शातिर अपराधी हैं। इन पर पहले से एनडीपीएस, चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के कई केस दर्ज हैं। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश कर रही है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अगली खबर चंपावत का पारंपरिक जोड़ मेला 2026 इस बार 29 से 31 मई तक आयोजित होगा। इस मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को रीठा साहिब गुरुद्वारे में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों को 20 मई तक तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा देना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग और PMGVSI को यात्रा मार्गों पर पूरी तरह गड्ढा मुक्त करने को कहा गया है। साथ ही रास्तों पर दिशा सूचक बोर्ड और इमरजेंसी नंबर भी लगाए जाएंगे। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में JCB मशीनें तैनात रहेंगी। पुलिस चेक पोस्ट, अतिरिक्त फोर्स, फायर टेंडर और जल पुलिस की व्यवस्था भी की जाएगी। 28 से 31 मई तक अतिरिक्त बसें चलेंगी और पार्किंग व भीड़ नियंत्रण पर खास नजर रहेगी। स्वास्थ्य सफाई का ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग मेला क्षेत्र और रास्तों पर मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस तैनात करेगा। लंगर स्थलों पर शुद्ध पेयजल और शौचालय की पूरी व्यवस्था होगी। इस बार मेले में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए ईंधन के लिए पिरुल ब्रिकेट का इस्तेमाल होगा। इससे प्रदूषण कम होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसा विदित है 28, 29, 30, 31 मई यहाँ पे एक बड़ा ही हमारे रीठा साहिब में जोड़ मेले का आयोजन होता है। उसकी तैयारियों के संबंध में आज गुरुद्वारा समिति के साथ समस्त अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और सभी पहलुओं को उसको तैयार करने और मेला जो है निर्बाध रूप से चलता रहे, इसके लिए आज जो है यहाँ पे योजना और रणनीति बनाई गई है। सड़कें, नाले, यात्रियों और श्रद्धालुओं की व्यवस्था, बच्चों का आगमन, ट्रैफिक व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है और मेला जो है वो सफल हो, सुचारू हो। रीठा साहब के प्रशासन वालों आज मेले के बाद मीटिंग हुई है। मैं DM साहब का बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने बड़ा कीमती समा दे के इस प्रशासन को आ रही मेले वास्ते ड्यूटियां लाई। मैं बहुत DM साहब का धन्यवाद करता। चंपावत में आयोजित गोलजू महोत्सव 2026 इन दिनों पूरे उत्साह और भव्यता के साथ जारी है। व्यापक मेले में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे व्यापारियों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। क्षेत्रीय जनता खरीदारी के साथ साथ झूलों और विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों का जमकर आनंद ले रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बीच बीच में हुई हल्की बारिश से थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन इसके बावजूद मेले में लगातार भीड़ उमड़ रही है और व्यापार अच्छा चल रहा है। महोत्सव का माहौल पूरी तरह उत्सवमय बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य नगर क्षेत्र में कार्यरत पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य की नियमित जांच एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में पर्यावरण मित्रों द्वारा किए जा रहे कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना करते हुए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विभिन्न बीमारियों से बचाव, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की तथा सभी का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। गोलजू महोत्सव 2026 केवल मनोरंजन और व्यापार का केंद्र नहीं बन रहा, बल्कि सामाजिक सरोकारों और जन कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश भी पहुंचा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।